काव्य लक्षण के संबंध में भिन्न भिन्न आचार्यों ने, भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। तो इसके अंतर्गत हम संस्कृत आचार्यों के द्वारा निर्धारित किए गए काव्य लक्षणों को, हिंदी आचार्यों के मतानुसार जो काव्य लक्षण निर्धारित हुए और पाश्चात्य आचार्यों ने जो काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं संस्कृत के आचार्यों से। तो संस्कृत के आचार्यों में पहला नाम आता है आचार्य भामा का। आचार्य भामा ने कहा है अपने ग्रंथ काव्यालंकार में, शब्दार्थों सहितो काव्यम कथ्यम पद्यम च द्विधा, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित का भाव ही काव्य है। शब्दार्थों सहितो काव्यम से तात्पर्य है शब्द और अर्थ के सहित का भाव ही काव्य है। गद्यम पद्यम च द्विधा, और इसकी दो विधाएं हैं, इसके दो भाग हैं, दो प्रकार हैं, गद्य और पद्य। इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट के अनुसार तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनरकृति पुनः क्वापि, यह उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहा। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनरकृति पुनः क्वापि, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ जो दोष से तो रहित हों और गुणों से युक्त हों और कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकते हैं, उसे काव्य कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कहा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनरकृति पुनः क्वापि, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ जो दोषों से रहित हो, गुणों से युक्त हो और कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकते हैं, उसे काव्य कहते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम हम पढ़ते हैं आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण, रस से युक्त जो वाक्य है वो काव्य है। अगला नाम आता है आचार्य जगन्नाथ का। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में बताया रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। एक बार फिर से सुनिए, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम हम पढ़ते हैं आनंद वर्धन का। आनंद वर्धन के अनुसार काव्यस्यात्मा ध्वनि, उनके कहने का तात्पर्य है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो ये था संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। अब हम आगे पढ़ते हैं हिंदी के कवियों के अनुसार, उनके मतानुसार काव्य के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा काव्य लक्षण के संबंध में, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह उन्होंने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आत्मा की मुक्त होने की जो अवस्था है वो ज्ञान रूप में पहुंच जाती है, उसी प्रकार से जब हमारा हृदय की मुक्तावस्था, हमारा जब हृदय मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है तो वो रस की अवस्था है, रस दशा कहलाती है। तो हृदय की इसी मुक्त अवस्था के लिए, मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी, मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा जो शब्दों का विधान करता है, जिन शब्दों की रचना करता है, वही कविता कहलाता है, वही काव्य कहलाता है। यह रामचंद्र शुक्ल का तात्पर्य है। अगला नाम पढ़ते हैं हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति ही काव्य है। इन्होंने काव्य के संबंध में कहा है कि जिसमें प्रभावित करने की क्षमता हो और आनंद उत्पन्न करने की शक्ति हो, वही काव्य है।
अगला नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जो हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षण हैं उनको यदि वाणी का रूप दिया जाए तो वो काव्य है। इसी श्रृंखला में अगला नाम हम देखते हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के अनुसार कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि कविता कवि की एक ऐसी भावना है, उस भावना का चित्रण है, उस भावना को व्यक्त करने का तरीका है कि जब वो पाठक उस रचना को पढ़ता है तो पाठक के हृदय में भी वही भावना विकसित होती है, वही भावना आ जाती है जो उस समय कवि के हृदय में थी उस रचना के लेखन के समय में। यही इन्होंने कहा है कि कविता कवि की भावना का एक चित्रण है, उसे व्यक्त करने का माध्यम है और वह चित्रण इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि वैसी ही भावनाएं उस पाठक के हृदय में दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है, उत्पन्न हो जाती हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के अनुसार सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति ही काव्य है। उन्होंने कहा है सत्य को सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त करना ही काव्य है। आगे पढ़ते हैं हम प्रेमचंद। प्रेमचंद के अनुसार काव्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद ने काव्य को जीवन की आलोचना बताया है। ये तो थे हिंदी विद्वानों के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के कवियों के अनुसार। तो इसमें पहला नाम है कॉलरेज। कॉलरेज के अनुसार पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। अर्थात जो कविता है वो सर्वोत्तम शब्दों में सर्वोत्तम क्रम है। एक बार फिर से जानिए, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता ही होते हैं। अगला नाम है ड्राइडन। इन्होंने कहा है पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। इसके बाद हम जानते हैं मैथ्यू ऑर्नाल्ड के बारे में। उन्होंने कहा है कविता के संबंध में पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम हम हैं पढ़ते शैले के बारे में। शैले ने कहा है पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीस्ट मोमेंट ऑफ हैप्पीस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। एक बार फिर से सुनिए, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीस्ट एंड बेस्ट माइंड्स अर्थात सर्वमुखी और सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेख ही कविता है। अर्थात जो मन की सर्वोत्तम सुखपूर्ण सर्वमुखी क्षण है, जो समय है, उनको जब लेख का रूप दे दिया जाता है, उन्हें जब लिखा जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है तो वो काव्य का रूप ही कहलाता है, वही कविता है। इसी श्रृंखला में अगला नाम है डॉक्टर जॉनसन का। उन्होंने कहा है पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद द ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। एक बार फिर से सुनिए, जॉनसन के अनुसार पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन अर्थात कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है। कविता जो है सत्य और आनंद इन दोनों को जोड़ देती है, इनका एकीकरण कर देती है, इन्हें मिलाने की ये कला है जिसमें
विवेक के साथ साथ कल्पना का भी प्रयोग होता है। इन्होंने कविता को सत्य और आनंद इन दोनों का एक रूप माना है और कहा है कि जिसमें विवेक और कल्पना दोनों का प्रयोग होता है। तो ये था हमारे अंग्रेजी के विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण। तो आज हमने पढ़ा काव्य लक्षण, किस प्रकार से संस्कृत आचार्यों ने काव्य लक्षण अपने मतानुसार निर्धारित किए हैं, हिंदी आचार्यों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने। धन्यवाद।